ग्रुप में शेयर भी कर। चलो कोई नहीं फिर जी सर, स्टार्ट कर लूं? जी। Miss Asia Habib, 26 year of age, presented to infertility OPD. She is nulliparous and she is undergoing workup for subfertility. Both husband and wife have undergone some tests, result of which she expect to discuss with you today. She also had irregular period for some time and has not bled for past 2 months. Your task is to take the history and elicit some examination and investigation, explain diagnosis to the patient, discuss the management plan with the patient. Okay. So, shall we start? Yes, sir. चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम डॉक्टर मरियम है और मैं गायनी के शोबे से ताल्लुक रखती हूँ। आज आपसे आपके मसले के ऊपर बातचीत करेंगे। उम्मीद है आप मेरे साथ तावन करेंगी। ठीक है। अच्छा, जैसा कि मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पर आपका नाम और उम्र जो है वो दी गई है और आपके बच्चे नहीं है आसिया, और आप और आपके हावन के कुछ टेस्ट हुए हैं जिसके बारे में आप हमसे डिस्कस करने आई हैं, और पिछले 2 महीने से आपको माहवारी भी नहीं है। क्या ऐसा ही है? जी। अच्छा आसिया, आप मुझे बता सकती हैं कि आप कितना पढ़ी हुई हैं? ग्रेजुएशन की हुई। ठीक है। और आपकी शादी का कितना अरसा हो गया है? 6 years, 6 साल। 6 साल में कभी भी आपका हमल नहीं ठहरा? नहीं। ठीक है। आप मुझे बता सकती हैं, जैसा कि यहाँ पे दर्ज है कि आपकी 2 महीने से पहले माहवारी बेतरतीब थी, क्या किस तरह बेतरतीब थी? क्या आप बता सकती हैं? आती थी लेकिन इरेगुलरली आती थी, और जब आती थी तो फिर बहुत थोड़े पीरियड्स आते थे। उसके साथ कोई दर्द वगैरह होता था नहीं, आपको? नहीं दर्द वगैरह। ठीक है। और पिछले 2 महीनों से अब आपकी माहवारी बंद है, तो आपने प्रेगनेंसी का टेस्ट करवाया है? नहीं, अभी नहीं। अभी वो मेरा ख्याल है इन्होंने टेस्ट लिए थे, शायद उसमें था। अच्छा, ठीक मैंने है। भी नहीं किया। ठीक है। अच्छा, आप और आपके हामन साथ रह रहे हैं? जी। हफ्ते में कितनी दफ़ा मिलते हैं? 2 से 3 दफा। ठीक है। मिलने में कोई दुश्वारी महसूस होती हो? नहीं। अच्छा, हस्बैंड के भी कुछ टेस्ट हुए हैं? जी, हस्बैंड के भी उन्होंने टेस्ट कहा था तो उन्होंने दिए थे। उनकी रिपोर्ट से आपको कुछ आगाही है? नहीं, वो भी आज ही मिलने थे मेरे पास। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं, आपको ऐसा लगता है कि इन 2 महीनों से या पिछले कुछ अरसे से आपके वजन में ज्यादती हुई हो, मुंह पर बाल या दाने आए हों? नहीं। अच्छा, आपको छाती से कुछ रतूबत महसूस होती है या सर में दर्द होता हो? नहीं। अच्छा, या रात को आपको ऐसा महसूस होता है ठंडे पसीने आते हों जिसमें गर्मी की एक लहर दौड़ती हो? नहीं, वो कभी अच्छा कभार सर। होता है लेकिन बहुत कम होता है। अच्छा, किस मतलब महीने में कितनी दफा होता है या हफ्ते एक में? दफा, एक दफा। अच्छा, उस वक्त फिर आप क्या करती हैं? आपको गर्मी वगैरह लगती है तो आप कुछ नहीं। कुछ लेती हैं? नहीं, दवाई वगैरह कुछ ठीक है। अच्छा, आपको सर्दी गर्मी तो ज्यादा नहीं लगती? नहीं। आपको कभी टीबी तो नहीं हुई या खानदान में किसी को हो? नहीं। ठीक है। आप कुछ अद्वियात तो अभी नहीं इस्तेमाल कर रही? नहीं। ठीक है। अच्छा, आपके हामिद क्या काम करते हैं? वो की प्राइवेट जॉब करते। अच्छा, वो उनको उनका कोई ऑपरेशन हुआ हो या उनको कोई ऐसी बीमारी हो? नहीं। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपके बच्चा दानी का मुंह का कभी टेस्ट हुआ है नीचे से? ना। ठीक है। और आपका कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ हुआ है? नहीं जी, मेरा कुछ नहीं। शुगर ब्लड प्रेशर का आर्जा तो नहीं है? नहीं। खानदान में तो किसी को कुछ ऐसा मसला नहीं है, जैसे अगर आपकी वालिदा वगैरह को या बहनों को कुछ ऐसा मसला हुआ हो महामारी का? नहीं, मुझे मेरे इल्म में तो जी। मेरे इल्म में नहीं है, मेरा नहीं ख्याल। ठीक है। किसी चीज से आपको एलर्जी तो नहीं? नहीं। हेलो। नहीं जी, नहीं। अच्छा, आपका शुक्रिया, आपने मुझे ये मालूमात फ़राहम की हैं। अब मैं आपका मुआयना करने लगी हूँ, जिसमें मैं आपका वज़न और कद का तनासब देखूँगी, ब्लड प्रेशर देखूँगी, नब्ज़ की रफ़्तार देखूँगी, छाती का मुआयना करके देखूँगी कोई रतूबत तो नहीं आती, पेट के निचले हिस्से का मुआयना करूँगी, फिर मैं आपका नीचे से भी मुआयना करूँगी आपकी बच्चादानी का। ठीक है? ठीक। BMI 35 है, ब्रेस्ट सर नॉर्मल आवाज़ है। नहीं आ रही।
सर आवाज नहीं आई आपकी, बेटा दोबारा इसमें से एग्जामिनेशन फाइंडिंग दे दें। BMI 35 है, हम्म। टेस्ट नॉर्मल है, थायराइड नॉर्मल है, नॉर्मल एग्जामिनेशन में भी सॉफ्ट नॉन टेंडर है, नो मैच पैल्पेबल, और बायोमेडिकल एग्जामिनेशन भी अनरिमार्केबल। ओके, अभी मुझे आपके कुछ आप जो टेस्ट करवा के आई हैं उनके बारे में मैं आपसे बात करूंगी, ठीक है। आई नीड सम इन्वेस्टिगेशंस इन विच आई नीड यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। वो नेगेटिव है। I need hormonal profile at which is FSH LH. FSH is 76 and LH is 35. 35. जी। Okay, I need serum prolactin. Prolactin is normal. Okay, and TSH if वो भी done. normal, वो भी normal है। Okay, serum testosterone. Testosterone वो भी normal है। Okay, I need ultrasound pelvis in which I need endometrial uterine size, endometrial thickness, antral follicular count or ovarian volume. अल्ट्रासाउंड इज यूट्रस जो है वो about 6 weeks का है साइज, एंड जो ओवरीज हैं दे आर स्मॉलर इन साइज देन नॉर्मल, बाकी कोई और पैथोलॉजी नहीं। Okay, any karyotyping done? नो। Okay, and serum estradiol. 20 picogram per ml। Okay. Sir, I have done with my history examination and investigations. जी। अब हाउ विल यू प्रोसीड, पेशेंट को क्या बताओगे? Sir, after history examination and investigation, I have the provisional diagnosis of premature ovarian insufficiency in my mind. So I will proceed accordingly. I will empathetically counsel my patient regarding her diagnosis that she is having premature ovarian insufficiency. I will break the bad news in sympathetic way. I will counsel the patient regarding diagnosis that she is having premature, that she is having menopause before the age of 40. And for this, I will involve the MDT, in which me as a gynecologist, counselor, psychologist, endocrinologist. And I will tell my patient the long-term consequences if left untreated. She might have risk of osteoporosis, cardiovascular disease, dementia, depression, reduced life expectancy, and cognitive problems. So for this, I will counsel her to have to modify her lifestyle, because she is having BMI of 35. She must have weight bearing exercises and weight bearing exercises. She must have calcium and vitamin D her diets to prevent the osteoporosis and reduce the risk of cardiovascular disease. And then I will tell her the option of HRT to prevent the osteoporosis and to prevent the cardiovascular disease. I will tell different option in form of pill, pages, ring, and COCP. As my patient is keen to conceive, so I will tell her about the oocyte donation and IVF. And if she is unaffordable or she is not willing for that, then the last resort of option I will tell her. Okay, that's it. And I will tell her that there are 5% chances of spontaneous conception sometime. And that's it. And then at the end, I will provide her patient information leaflet and to come again if she have some queries or she is not satisfied. Okay. इसके अलावा बस that's it. Okay, तकरीबन 30 सेकंड रहते हैं। And if I put her on HRT, then I will tell her about the follow-up of HRT. That's चलो टाइम पूरा हो गया।
ऑलराइट, आपका क्या ख्याल है, आपने कैसा परफॉर्म किया? सर इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, बट मुझे ये मैंने बीच में मिस्टेक की है कि FSH-LH लेवल का 1 ये मैंने नहीं पूछा कि इट्स द फर्स्ट टाइम और इट्स द सेकेंड टाइम, मींस रिपीटेड है कि नहीं, क्योंकि 2 रिजल्ट के बाद हम POI को डायग्नोज करते हैं, तो मैंने 1 के बाद ही सर कर लिया था। ओके, एक और। और सर बीच में मैंने उससे पूछा भी है कि हस्बैंड सीमेन एनालिसिस हुई है कि नहीं, उसने कहा हुई है, मैंने इन्वेस्टिगेशंस में आपसे नहीं मांगा। ठीक। अच्छा मरियम, मुझे बेटा ये बताओ आप कि ये जो इन स्टेशंस के अंदर रोल प्लेयर बैठा होता है उसका क्या रोल होता है, और जो एग्जामिनर बैठा होता है उसका क्या रोल होता है इन स्टेशंस में? सर आपने रोल प्लेयर का पूछा है कि रोल प्लेयर का क्या होता है और हाँ एग्जामिनर का? हाँ। सर रोल प्लेयर से तो हम हिस्ट्री लेते हैं और उससे सारा कुछ पूछते हैं, लेकिन एग्जामिनर फिर हमें साथ साथ फाइंडिंग्स प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद? सर फिर हम अपनी फाइनल डायग्नोसिस बना के रोल प्लेयर को एक्सप्लेन करते हैं, ओके। एंड देन उससे एंड तक मींस उसको लेके जाते हैं। तो आपने क्या किया? व्हाट हैव यू डन? अच्छा इसी सर तरह मैंने ये किया कि लाइक मैंने स्ट्रक्चर डिस्कशन एंड पे मैंने स्ट्रक्चर डिस्कशन के तौर पे आपको बता दिया, मैंने रोल प्लेयर को आई थिंक नहीं बताया। तो उससे फिर क्या होगा? फेल होता है सर बंदा। और बताया आपने, मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स वाज ओके, वी विल कम बैक टू दैट कि उसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। पर जो आपकी स्ट्रक्चर्ड जो वाइवा की होगी या आपका आंसर की जो है, उसमें तो वो एग्जामिनर जो है वो आपको जो ये वाला पार्ट है आखिरी वाला, उसके तो नंबर नहीं देगा। और इसमें बेसिकली जो रोल प्लेयर के एंड में 3 सवाल थे जो उसको इंस्ट्रक्शन में दिए गए थे। एक था व्हाट इज माय डायग्नोसिस, दूसरा था व्हाट इज द ट्रीटमेंट, एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन गेटिंग प्रेग्नेंट। आपने मोरलेस वो काफी कुछ कवर कर दिया, लेकिन फिर भी जब आप उसको नहीं दोगे तो ये तो आपके फिर जो इसके हमारा लेट्स सपोज इसके टास्क कितने कितने थे। ऑब्टेन अ फोकस हिस्ट्री पहला था, जी सर। दूसरा क्या था? दूसरा इसका एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन था एंड देन एक्सप्लेन डायग्नोसिस टू द पेशेंट था। ओके, अगर इसके आपके 10 नंबर अगर होते हैं तो मे बी हम पहले 2 के डाल के 3 नंबर डाल दें, 1.5 1.5। अगला क्या था पार्ट? सर एक्सप्लेन डायग्नोसिस टू द पेशेंट। जो आपने किया? सर वो मैंने नहीं किया, मैंने आपको बता दिया सारा कुछ। हाँ, और चौथा पार्ट क्या था? मैनेजमेंट प्लान भी उससे डिस्कस करना था। इन वो भी नहीं किया। हम्म। तो उसमें से अगर मैं आपको 3 में से 3 नंबर भी दे दूं, चलो लेट्स सपोज पहले 2 पार्ट के हम 4 नंबर भी लगा देते हैं, तो फिर आपको फिर इसमें 4 से ज्यादा नंबर तो नहीं मिलेंगे आइडली स्पीकिंग। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड जब आप जिस स्टेशन पे जाते हो कि वो किस किस्म का स्टेशन है। एक है जिसमें मरीज सामने बैठाया होता है उन्होंने, आपको पता, वो तो उन्होंने एक ऑलमोस्ट एग्जामिनेशन के लिए और हिस्ट्री के लिए एक पेशेंट उन्होंने बीच में बैठा दिया परमानेंटली एक स्टेशन में। वो नॉर्मली वो जो भी होता है स्टेशन नंबर 1 2 3 4, 2A 2B, 1A 1B 1C, 1A 1B या 3A 3B, उसमें देन द ओनली इंटरेक्शन इज विद द पेशेंट। और आपने अगर इन्वेस्टिगेशन लेनी है तो वो लेनी है, और दूसरे स्टेज में जाके फिर वो आपने एग्जामिनर के साथ उसको डिस्कस कर, उसमें आपने पेशेंट को ट्रीटमेंट प्लान नहीं बताना। ये वो है जिसमें आपका एक स्टिमुलेटेड बंदा बैठा हुआ है या पेशेंट बैठा हुआ है जिससे आपने हिस्ट्री और ये सारी चीजें ली।
उस वाले मरीज की आपने एग्जामिनेशन भी करनी है, करके दिखानी है, वॉट एवर इज अलाउड इज दैट। इस वाले की आपने इन्वेस्टिगेशन और अपना सॉरी हिस्ट्री एग्जामिनेशन आपने लेनी है उससे। या तो पेशेंट खुद के बार बता देते हैं, उनको सेक्शंस होती हैं, तो उनके पास लिस्ट होती है कि जी ये मेरे टेस्ट है, या आपका जो वहाँ पे एग्जामिनर बैठा हुआ है उससे आप वो ले सकते हो कि जी ये सारी चीज़ें। समझ आई मेरी बात कि नहीं आई? Yes, sir. हाँ। अब देन एक्सप्लेनेशन जब उसमें लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन दिस टू द पेशेंट या मैनेजमेंट प्लान टू द पेशेंट, फिर उसके अकॉर्डिंगली ही हम उसको आगे लेके फायदा लेके चलेंगे। दूसरा, आपने जब स्टार्ट किया आपने कहा कि जी आपका नाम और आपकी उम्र मुझे बता दी गई है। अब जब आपने किसी से कोई चीज रिकन्फर्म करनी है कि जिसका नाम ये है और उसकी एज ये है, क्या इस तरह पूछते हैं? यू स्टार्टेड विद दिस। आप ये जरूर कह सकते हो कि जी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है या जो मुझे फाइल मिली हुई है उसमें आप की उम्र ये लिखी हुई है और आपका नाम या आपकी एज ये सॉरी आपका नाम ये लिखा गया और आपकी उम्र ये लिखी गई, क्या ये ठीक है? कंफर्मेशन तो इस तरह होती है ना, कंफर्मेशन ये तो नहीं होता कि मुझे उम्र बता दी गई है वो आपकी ठीक थी। हाउ वुड शी नो कि उस पर क्या लिखा हुआ? ये मेरी बात समझ आ रही है मरीम कि नहीं आ रही है आपको? सर आ रही हैं जी। हाँ। उसके बाद फिर हम आगे आगे आ जाते हैं। अब आपको उन्होंने जब मैंने एफएसएच इतना हाई करके ये बता दिया, उसके बाद फिर देन यू आल्सो नीड टू फिगर इट आउट कि इसकी रीजन क्या हो सकती है कि प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर एट द एज ऑफ 26 की क्या क्या वजह है। आपने थायराइड रूल कर दिया, बिल्कुल ठीक कर दिया। उसमें आपने फैमिली के बारे में भी कुछ पूछ लिया था, दैट वाज ओके। रेडिएशन कीमोथेरेपी उसके बारे में नहीं पूछा गया आपसे। और उसमें यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। जो आपने फैमिली के बारे में पूछा था कि आपकी मदर का आपको पता है कि पीरियड्स कब स्टार्ट हुए और कब, अर्ली तो नहीं हो गए थे, वो नहीं हुए थे, और आपकी कोई बहनें अगर हैं तो उनकी कब पीरियड स्टार्ट हुए, कि आते हैं कि नहीं, और उनमें कोई, जाहिर है मदर में तो नहीं होगी इनफर्टिलिटी या सबफर्टिलिटी, बहनों के अंदर भी उनका साइकिल कैसा है, या वो क्या कहते हैं व्हाट यू कॉल देम, उनकी सबफर्टिलिटी का पार्ट है कि नहीं। यस, हस्बैंड का आपने पूछ लिया था लेकिन उसके टेस्ट आपने दोबारा नहीं डिटरमिन किए, और उसमें बेसिकली जो इसमें डिस्कशन आप भूल गए या उसकी डायग्नोसिस आपने एक्सप्लेन उससे चलो लेट्स सपोज कर भी दी कि जी कि ये इतने परसेंट पेशेंट्स में कई बार जेनेटिकली और एक रैंडमली हो जाता है कि जी के उनका प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो जाता है। अब उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिस्कस वाले पेशेंट की बात है कि उसके साथ हम उसको आगे कैसे लेके जाएंगे, जिसके अंदर अगर इतना अर्ली मीनोपॉज हो जाएगा तो उसकी कार्डिक, उसके बोन्स, उसकी हेल्थ वाइज के सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। एंड फॉर फर्टली पार्ट ऑफ व्यू आपने कहा कि अगर उसके पास पैसे होंगे तो हम उसको उस साइड डोनेशन कर दें। क्या उस साइड डोनेशन पाकिस्तान में होती है? No, sir, but I will give her the option ऑप्शन ऑफ व्हाट? of oocyte donation. वो कहाँ, क्या ये जी कहाँ होती है? हमारी कंट्रीज में तो नहीं होती सर, देन वी लेकिन हैव टू ऑप्शन एक्सप्लेन तो टू उसको हर। दूंगी सर। नहीं नहीं, आप, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपने ऑप्शन नहीं देनी, लेकिन आपने उसे ऑप्शन देने के बाद ये तो बताना है कि उसने जाके जाना कहाँ पे है या किससे कांटेक्ट करना है या किस तरह पता चलेगा उसे। ऑप्शन आपने क्या दे दी कि जी उस साइड डोनेशन जाके जाओ, जाके करा लो। वो कहेगी मैं अमेरिका जाऊं, मैं चाइना जाऊं, मैं इंडिया जाऊं, मैं कहाँ जाऊं, लेट्स सपोज ईरान जाऊं, अफगानिस्तान जाऊं, कहाँ जाऊं, दुबई चली जाऊं। वो भी तो इस पार्ट ऑफ योर के जी आप कहोगे, अगर आपको नहीं पता तो उसको कहोगे अगर आप उसमें इंटरेस्टेड होंगे, अगर इन्फॉर्मेशन आपके पास लेट्स सपोज नहीं है। आइडली जगह जो सुसाइड डोनेशन करते हैं या जहाँ पे लीगली अलाउड है, उसमें आप ये साथ बता दो कि पाकिस्तान के अंदर ये लीगली अलाउड नहीं है हमारे लॉ ऑफ द लैंड, लेकिन जहाँ जहाँ लीगली अलाउड है वो ईरान है, इंडिया है, साइप्रस है,
और ये 3-4 जगह हैं जो कॉमनली जाके यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पे आप जाके इसको सर्च करके, अगर आपको नहीं जगह मिलती तो मैं उसको सर्च करके, आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मैं उसकी आपको इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दूंगी। लेकिन वो कराना है नहीं कराना, वो एक बंदा तो ज़ाहिर है उसकी खुद तो डिस्कस नहीं कर सकती, हमने पहली दफ़ा उसे बता दिया, लेकिन उसके हस्बैंड को भी साथ बुला के फिर कपल को आप एक्सप्लेन करोगे कि हाँ जी ये है और वो हम कर देंगे। तीसरा कि ये पहली रिपोर्ट है जिसमें आपका ये ज़्यादा है, इसको हमें रिपीट करके दोबारा, और सेकेंडली क्योंकि उसका एमनोरिया था कि ये आपने पीरियड्स के कौन से डे पे टेस्ट कराए थे? जनरली एफएसएच एलएच कब कराते हैं? At day 2 of the cycle. तो उसमें फिर आप ये करोगे उसको कि अगर उसका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आया हुआ है, जैसा हमने कहा हुआ है, उसको आप प्राइमल्यूट एन दे के विड्रॉल कराओगे, और विड्रॉल कराने के बाद उसको फिर रिपीट करोगे ऑन द सेकेंड डे ऑफ पीरियड टू सी एफएसएच का लेवल। और इसके साथ एक और जो टेस्ट है वो कौन सा होना चाहिए? AMH का सर। एएमएच का टेस्ट। ये एएमएच का टेस्ट दोनों जाके रिकन्फर्म हो जाएंगे आपके। एएमएच तो खैर आप अभी भी करा सकते हो क्योंकि उसमें साइकिल डे की इंपॉर्टेंस नहीं होती। एंड फिर आगे हम उसको आगे चल सकते हैं कि जी हमने अगला स्टेप इसका क्या लेना है। ये मेरी बात समझ आई कि नहीं आई बेटा? जी सर। अच्छा सॉरी, मैं बीच में वो कहाँ पे थे हम? व्हाट वाज आई टेलिंग यू? सर AMH का आपने बताया कि हाँ, कि उसका रिपीट करके जी ये सारा करेंगे, और उसके बाद फिर आगे करके आगे उसकी मैनेजमेंट प्लान जो भी आपका करना है वो हम उसके बाद आगे लेके चलेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। जी सर इसका oocyte प्रिजर्वेशन नहीं कराएंगे? डोनेशन क्यों कराएं? अगर उसकी oocyte है तो उनको प्रिजर्व कर लें। बेटा, जब प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर होता है उसमें क्या होता है? बट सर उसमें बस फेल हो जाते हैं, उसमें ओवम नहीं बनता। लेकिन अगर सर देखा जाए अगर एक भी है तो उसको किया जा सकता है ना, सेव प्रिजर्व नहीं किया बेटा, जा सकता है। नहीं वो नहीं हो सकता? नॉर्मली नहीं। जिनमें प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर का मतलब ही यही है कि उसके ओवरीज के अंदर जो रिजर्व था एंड हो ये, गई। वो सारे के सारे डिप्लीट हो गए। ठीक और हमारे पास जितनी टेक्नोलॉजी है हम नए नहीं बना सकते अभी तक। जो पुराने हैं जो सॉरी पुराने कह रहा हूँ, जो ओवरी के अंदर होते हैं उनको हम बाहर निकाल सकते हैं, बट वी कैन नॉट मेक न्यू एग्स। ओके। उसमें प्रिजर्वेशन नहीं होती। ये प्रिजर्वेशन उनमें की जाती है जिसमें अभी वो ओवेरियन फेलियर में पहुंची नहीं है, या अभी वो शी इज गोइंग टूवर्ड्स दैट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने कहा कि प्राइमल दे के विथड्रॉल ब्लीड कराएंगे और सेकेंड डे ऑफ साइकिल पे हम दोबारा उसका एफएसएच रिपीट कराएंगे। ये हमने जी आर्टिफिशियली इंड्यूस किया है, तो इसकी एफएसएच की रिपोर्ट रिलायबल होगी? हाँ जी, रिलायबल, क्योंकि उस हार्मोन्स का जो साइकिल आपके चल पड़ा ना, उसका बेसिकली प्राइम रूट ने किया उसको दोबारा आपको जिस फेज को आपको चाहिए उसकी, जिस पे आप एफएसएच लेना चाहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, जहाँ पे लेना चाहते हैं, फिर वापस वहां से दोबारा स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एएमएच कराने का रैशनल यही होता है ना कि हमारी डायग्नोसिस और रीइंफोर्स हो और काउंसलिंग में भी हमें हेल्प मिले पेशेंट को बताने के लिए कि ओवेरियन रिजर्व नहीं है, तो जी फर्दर रीइंफोर्स हो। जी, ओके, थैंक यू सर। अगर वो लेस वो उसका ही एम है जो है वो 0.001 आ जाता है, तो दैट मींस कि शी इज इनटू एन ओवेरियन फेलियर, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। सॉरी। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम। सर मेरा एक सर, क्वेश्चन ये- है कि सर अगर एफएसएच जो है 30 आता है इंटरनेशनल यूनिट और सेकंड रिपोर्ट में भी वही सेम आती है, तो क्या इसको हम प्रीमेच्योर ओवेरियन फेल्योर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्योंकि जो आपने रिपोर्ट दी है वो 71 जो है ना यूनिट है। जी, सर फिर हम लोग कैसे पेशेंट को इस पे काउंसलिंग करें, क्योंकि 30 यूनिट्स आपका तो इसमें आए हैं ना, क्या, क्योंकि है कि मेरे पास हाउ डू वी डिफाइन प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर? कब डायग्नोसिस उसका कंप्लीट कैसे हम कर सकते हैं? Repeat after 3 आ, months. नहीं, या रिपीट आफ्टर 3 मंथ्स भी है, लेकिन अगर लेट्स सपोज एक उन्होंने कोई सर्टेन वैल्यू दी हुई कि इससे ज्यादा हो तो फिर लाइकली चांसेस है कि वो 25 से जी 25 से above हो। मतलब 1 to 10 अगर 25 से अबव हो तो फिर हम लोग डायग्नोस करते हैं एज अ प्रीमेच्योर ओवेरियन फेल्योर। और 4 वीक 25 पास हो। नहीं बेटा, मैं 2 सवाल पूछ रहा हूँ, मेरी बात से सुनो कि एक वैल्यू अगर इतनी आ जाए तो आप उसे कंफर्म कर लेते हो, या इतनी वैल्यू हो तो उसे कहते हो कि जी रिपीट करते हैं। जी सर, पर रिपीट में भी वही सेम आती है तो फिर हम लोग क्या करें? नहीं सेम आ गई तो फिर तो हो गया ना, फिर तो डायग्नोसिस हो गया। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। फिर तो सर diagnosis- जी बेटा। एक्सक्यूज मी सर, मैंने ये पूछना था कि अगर पेशेंट पहली रिपोर्ट के साथ आई है रेज एफएसएच के साथ, तो हम तब तक उसे डायग्नोसिस नहीं बताएंगे जब सेकंड रिपोर्ट हमने उसकी भेजी हो। बेटा तो उसकी उसके नहीं, उसकी डिपेंड करता है कि उसकी वो रिपोर्ट नंबर 1 कितनी आई है, वैल्यू क्या है, नंबर 2 कब हुई गई, किस लैब से की गई, और ड्यूरेशन ऑफ साइकिल में कब की गई। इसको ठीक है रिकन्फर्म सर। करने के बाद फिर देन यू कैन डिसाइड कि अगर वो 100 या 50 प्लस हो जाती है फिर नॉर्मली, और उसकी हिस्ट्री ऑफ कोर्स आपके सामने है, उसे कोलेट करिए तो लाइकली चांसेस ये है, लेकिन उसको रिकन्फर्म करने के लिए आप दोबारा भी चेक कर सकते हो। ठीक है सर, और इसमें पेशेंट से उसके सिम्टम्स भी पूछेंगे ना, अगर उसको हाँ सिम्टम्स भी जाहिर है। साथ में। सिर्फ आगे सिंपल आपको कोई रिपोर्ट दिखाएगी जी आपकी मेरी एफएसएच ये 50 है 70 है, तो आप उसे क्या कहोगे, आप वेरी फील्ड में चले गए। ठीक है सर। मेरा साइकिल रेगुलर है, फिर आप उसको रिकन्फर्म तो करोगे ना कि अगर साइकिल रेगुलर है और ये चीज आपस में कोरिलेट नहीं कर रही, तो लेट्स रिकन्फर्म इट, बाकी सारी कॉजेज और सारी चीजें निकालने के बाद। ओके सर, थैंक यू। और सर अगर फर्स्ट इतनी हाई आती है तो फिर हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं होगी? फर्स्ट ही अगर हाई आती है, मीन 70s में आ रही है तो। अगर वो रिलायबल जगह से हुई है और वो इतनी ज्यादा है और सफिशिएंट के सिम्टम्स भी हैं, मेरा सजेशन फॉर एग्जाम पर्पसेस और प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए उसे आप एक्सप्लेन जरूर कर दोगे कि जी के ये हमें इशू नजर आ रहा है आपकी इस रिपोर्ट से, लेकिन इसको रिकन्फर्म हम दोबारा आपके टेस्ट से करा लेते। आपकी काउंसलिंग सारी इसकी प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर की होगी, लेकिन साथ आप शुरू में कह दोगे जी उसको रिकन्फर्म करने के लिए ये रिपोर्ट के मुताबिक ये है, लेकिन कई बार रिपोर्ट्स को हम ज्यादा ऐसी किस्म की रिपोर्ट जो हो उसको हम रिकन्फर्म करा लेते हैं। सर आपने मेरी जो बात नहीं समझ- इमेज मेरी बात समझ नहीं आई आप लोग? समझ आ गई है सर। चलो सर ये जो आपने वैल्यू बताई है एमएच की, ये 0.01 है। इसमें नॉर्मली इसकी हाँ 0.001 तक होगी इसकी रिपोर्ट, इसी तरह की है। सर मेरी एक फ्रेंड है 28 ईयर ओल्ड, उसका एफएसएच जो है वो 173 था और उसका एलएच जो था वो भी इस तरह 150 में था और एमएच उसका 0.01 था ना। तो मैं ये कंफर्म करना चाह रही थी कि एमएच अगर वैल्यू 0.01 हो, 0.001 ना हो ना, जो आपने मुझे बताया, हमें बताइए, तो फिर रिपीट करें। She is beta. Unfortunately, she is also a case of premature ovarian failure. चाहे वो 0.01 है पॉइंट या 0.001 है, will not make much of a difference. सही है सर। जिसका ये हमारा less than 1 का AMH हो, उसमें चांसेस उसके एग मिलने के वो कम से कम होते जाते हैं, और जितना ये उससे 1 से और नीचे जाता रहता है उतने फर्दर रिड्यूस होते रहते हैं। सही है, सही। थैंक यू सर। चलो, अगर इसके बारे में कोई और क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है। अच्छा हाँ, दूसरा मरियम एक और बात कि बिफोर यू स्टार्ट ऑफ उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज का भी आप पेशेंट से पूछ लो कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो, इंग्लिश में हो, उर्दू में हो, पश्तो में हो
या जिस whatever comfortable language she is in, फिर उसी से फिर then you will start with that. उसमें पूछने में हर्ज नहीं होता। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर वो एक्चुअली मेरे साथ इस तरह से हुआ है कि जो भी इनफर्टिलिटी की केसेस जो सिनेरियो आए थे एग्जाम में, उसमें FSH 15, 12 इस तरह से दिया था, जैसे वो border तो line। उस बॉर्डर लाइन पे है, तो उसमें भी AMH की वैल्यू मतलब जीरोस में पॉइंट्स में दी थी और पेशेंट की रेगुलर साइकिल्स थी बिल्कुल। ठीक है। तो उसको फिर हम उसको भी प्री मेच्योर ओवेरियन फेल्योर भी काउंसलिंग करेंगे। She is not in a premature, लेकिन वो she is heading towards premature ovarian failure, और अगर ऐसे पेशेंट का हम IVF भी करते हैं, उसमें भी उसके चांसेस जो हैं वो अराउंड लेस देन 5 to 10% होते हैं। ये चीज और होता है, सर और उसको फिर हम बाकी किसी चीज की लाइन पे नहीं डालेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी फेलियर की तरफ जा रही है, तो उसने जो भी ट्रीटमेंट लेना है फिर वो जल्दी ले। सर और DHEA इसका कोई है कॉन्सेप्ट के हम ये देते हैं? एम्पेरिकली दिए जाते हैं, हम भी अपने पेशेंट्स को जरूर देते हैं, लेकिन आई हैव नॉट बहुत ज्यादा, आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ इट। ओके सर, थैंक यू। सर किस नाम से आता है DHEA? एक DHEA के नाम पे भी आता है, एक ओवरफ्लो के नाम पे भी आता है, और तीसरा नाम एक और भी था इसका। ये 2-3 ही हैं कंपनीज जो इसको करती हैं। सही। सर इसमें इसको पीछे से इसकी मतलब वो पूछेंगे, जैसे आपके किस टाइम पे आपके बाल वगैरह आए थे, कैसे आपकी हाइट बढ़ी थी, टैनर स्टेजिंग के अकॉर्डिंग शुरू से? फॉर ये वाली इस लड़की से इस तरह पूछेंगे हिस्ट्री में, या वो जरूरत नहीं है, रेलेवेंट? फॉर किस चीज के लिए, आप किस चीज को करना है? आप उसकी कोई जेनेटिक इश्यूज के लिए निकालना चाहते हैं? हाँ वो उसके लिए ये पूछेंगे इसमें। उसको एग्जामिनेशन में आप रूल आउट जरूर कर सकते हो, अगर उसकी लेट्स सपोज ब्रेस्ट नहीं डेवलप्ड जी, उसका ये केयरिंग एंगल्स बहुत ज्यादा है, उसमें आप करके फिर आप उसे करते हो। लेकिन नॉर्मली ऐसे पेशेंट्स में मेरा ख्याल है प्राइमरी एमेनोरिया वुड बी ज्यादा कॉमन रादर देन सेकेंडरी। ठीक है सर। हाँ, जो प्राइमरी के लिए आएगी उसमें तो डेफिनेटली आप पूछते हो, लेकिन सेकेंडरी के लिए आई डोंट थिंक सो कि ये पूरे हैं, लेकिन आप एग्जामिनेशन में देख सकते हो। इसमें बस वही थायराइड, रेडिएशन, ड्रग्स, यही मेन चीजें हैं जो यही मेन चीजें। और मेरे एग्जाम में सॉरी बात आई थी कि कई बार मुज़ाक भी आ जाते हैं इनके। हाँ जी। हाँ, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहो कि हम उसकी हाइट और ये सारी चीजें देखने के लिए, बहुत ज्यादा लंबी हाइट तो नहीं थी, और ये 2-3 चीजें जो है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन में आई डोंट थिंक सो वी, अगर वो निकल भी आता है तो उसमें ट्रीटमेंट तो कोई भी नहीं है, ट्रीटमेंट तो फिर भी यही है। और सर ये oocyte वाली बात एक बार काइंडली दोबारा बता देंगे, ट्रीटमेंट में उसको कैसे कहेंगे कि अगर वो नॉन अफोर्डिंग है और अफोर्डिंग ही नहीं है तो ये अगर नॉन अफोर्डिंग है और इस तरह की नहीं, फिर आप उसकी oocyte डोनेशन की बात बेहतर है कि ना करो, फिर आप उसकी बात करो कि जी आपकी ये क्या कहते हैं एडॉप्शन, डायरेक्ट एडॉप्शन पे हाँ जाएंगे। बेटा स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एडॉप्शन। ठीक सर एक्सक्यूज मी, थैंक यू। जी सर अगर आप मुझे 2 मिनट्स दें या 3 मिनट, तो मैं इसमें दोबारा आपकी उर्दू में काउंसलिंग कर लूं सर? मेरी क्यों करनी है? यहाँ से किसी और कैंडिडेट को कौन है कि बन जाए आपका कैंडिडेट? मैं सुनता हूँ आप क्या कहते हो, कोई वॉलंटियर ले लो। सर इस पेशेंट में ईस्ट्राडायोल और टेस्टोस्टेरोन मांगना चाहिए था। ईस्ट्राडायोल की है वैल्यू, वो भी थोड़ा सा शो करता है सिग्निफिकेंस, आई एम नॉट वेरी श्योर कितनी ज्यादा क्या है, लेकिन ईस्ट्राडायोल करना चाहिए। टेस्टोस्टेरोन नॉर्मली उसमें ज्यादा कराने की इंपॉर्टेंस आई थी जिसमें आपके उसके हिस्टोसोम या इस किस्म के फीचर्स ज्यादा हों, पर किताब के हिसाब से फॉर वर्कअप उनकी अपनी सिग्निफिकेंस है। सर इस पेशेंट को HRT स्टार्ट कर देनी चाहिए अब? इस वाले पेशेंट को HRT आई विल नॉट बी द फर्स्ट चॉइस ऑफ HRT, मैं इसको नहीं करूँगा। मैं इसको अगर डाला भी तो मैं इसको फेमिला या उस पर डाल दूंगा, क्योंकि उसमें ईस्ट्रोजन भी है, प्रोजेस्टेरॉन भी है, उससे इसकी विड्रॉल फील भी होती रहती है, और 26 ईयर्स ऑफ एज की। सर हम इसको जो फैमिला पे डालेंगे वो साइक्लिकली डालेंगे, साइक्लिकल कॉन्टिन्यूस तो नहीं डालेंगे ना? नहीं, कॉन्टिन्यूस नहीं डाल। जी सर। वो ले सकती है कि जी आप 3-4 महीनों के लिए लें, लेकिन उनको भी डालना ज़्यादा तब इम्पोर्टेंट है कि अगर उसको सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उसको भी सिम्टम्स नहीं हो रहे।
सर अगर सिम्टम्स और आ सर रहे हैं ये तो हम एट अप टू द एज ऑफ 51 ओसीबी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं फैमिला को? नहीं, 40 के बाद यू नीड टू बी केयरफुल। और सर इसमें इसको DHEA और ओवरफ्लो जो आप बता रहे हैं उसकी ऑप्शन नहीं देंगे वैसे, अगर एग्जामिनर पूछे तो बता दें। बाय उसकी कहीं बेटा कि मैंने उसकी ना कि गाइडलाइंस के अंदर या उसका कोई मैंने पढ़ा नहीं अभी तक। ठीक है सर। एम्पेरिकली दी जाती हैं, कोई केस रिपोर्ट्स उन्होंने जरूर कहीं जो अवेलेबल हैं, पर अभी तक गाइडलाइंस के अंदर उनका रोल इस नहीं है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो पेशेंट आपके पास आता है तो यस वी कैन, ताकि उसको हम बता देते हैं, लेकिन कि इसका जी से रिस्पॉन्स जो है इट्स लेस देन 5% है, और ये आप ट्राई करना चाहते हो तो आपकी 3 मंथ्स ये ले लो, साथ 3 मंथ्स आप फैमिला ले लो, आपकी विड्रॉल भी होती रहेगी। 3 मंथ्स के बाद फिर हम दोबारा आपका ये लेवल्स दोबारा चेक करके बता दें। ठीक है पर उसको मैं साथ ये जरूर कहता हूँ कि मैं ये दवाइयों के साथ भी कोई बहुत ज्यादा होपफुल नहीं हूँ कि ये रिवर्ट बैक हो जाए। ठीक राइट सर। सर और इसको कैल्शियम और विटामिन डी इसी स्टेज पे दे देंगे ना? सॉरी सर कैल्शियम और विटामिन डी अभी से दे देंगे यस, इसको? वो बिल्कुल देंगे। वो तो आपने उसको ऑस्टियोपोरोसिस और उसकी क्या कहते हैं बोन के लिए आपने देना है ना, उसके रिपरकशंस ऑफ मीनोपॉज की वजह से दे रहे हो ना आप, कि नहीं? ये सर वही हाँ, पूछ रही थी कि आगे इसको हो सकते हैं प्रॉब्लम्स। हाँ बिल्कुल, वो तो उसकी प्रिवेंशन के लिए आप बता के उसे बता रहे हो। उसमें इसकी प्रिवेंशन के बारे में बताओगे उसको, उसके बारे में उसका फॉलोअप कैसे होगा, उसने दवाइयाँ कब तक लेनी है, ये सारी एक्सप्लेनेशन। देखो वो आई है आपके पास सब फर्टिलिटी के लिए अनफॉर्चुनेटली, और उसका डायग्नोसिस ये हो गया। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप एक्चुअली ऐसे मरीज को पहले सेशन के अंदर ये सब चीज़ें ऑस्टियोपोरोसिस, हार्ट, कार्डिक और ये सारी चीज़ें बताओगे। फिलहाल तो ब्रेकिंग द बैड न्यूज़ है कि जी ये रिपोर्ट्स जो हैं हमें ये कह रही हैं, इसको रिकन्फर्म करेंगे, लेकिन इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं फ्यूचर आपकी अपनी हेल्थ और ये वो एंड व्हाटएवर जिस तरह आपने बताना है, और उसके बाद फिर देन वी मूव ऑन, क्योंकि हमने आपकी सेहत के लिए हम क्या क्या करना चाहते हैं। सर अगर ये पेशेंट ओवम डोनेशन के लिए एग्री हो जाती है तो आपने डॉक्टर से कहा था कि आपने इसको गाइड नहीं किया, कहीं भेजना था, तो क्या मतलब हमारे कंट्री में कहाँ पे मतलब होता है भी है या नहीं, हम क्या ऑप्शन लें? नहीं देखो, एग्जाम में आप जब बैठे हुए हो और इस तरह पेशेंट आ जाता है, उसमें आप ये कह सकते हो उसे कि जी अभी मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं कि कौन से मुल्क में हो रही है, अगर आपको नहीं पता कोई चीज़, लेकिन आप नेक्स्ट 2 दिन बाद आ जाओ, नेक्स्ट हमारा 1 वीक के बाद होता है OPD, आप तब दोबारा आप आ जाएं, आप कल आ जाएं, तो मैं इसको रीचेक करके या वो करेंगे। अब देखो ये जो आप बात करते हो ये पैम्फलेट्स की और ये सारी चीज़ें हम दे देंगे, तो कई बार कह सकते हो कि जी इस पैम्फलेट के अंदर इन्फॉर्मेशन आपकी इस चीज़ की भी अवेलेबल है कि अगर आपने कोई लिंक ढूंढना है या वो करके करो, लेकिन अगर आपको नहीं भी पता, आप कहोगे जी मैं अपने सीनियर से वो करके नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे तो दे दो, या मुझे अपना कोई आप अपना और मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल, आई डोंट नो प्राइवेटली तो हम करते हैं कि जब अपना आप नंबर छोड़ जाएं, हमें जैसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम आपको उस नंबर के ऊपर उसका इन्फॉर्मेशन पास ऑन कोई ना कोई हमारे हॉस्पिटल से आपको कांटेक्ट करके बता दें। सर इस पेशेंट को हम IVF की ऑप्शन तो नहीं देंगे ना, अगर 5 to 10 क्या चीज जरूरी है? सर प्रॉपर एग हो, मतलब गुड क्वालिटी, लेकिन इसमें ये जो कहते हैं कि 5-10% पेशेंट्स को फिर भी चांस है कंसेप्शन की, इसलिए हमें कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस करनी चाहिए ना, तो वो जो जितनी कम क्वालिटी की जो एग रहती है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते पेशेंट का। बेटा वो जो 5-10% वाले पेशेंट्स होते हैं वो जब पेरीमेनोपॉजल स्टेज पे होते हैं तब है। Once you have hit the menopause, I don't think so कि मैंने सीन के जिनके हैं और उसने इस तरह FSH इतना हाई हो गया है, इम्यूनोरिया हो गया है, उसमें कंसेप्शन के 5% चांसेस हैं। अगर कहीं पड़ा है तो मुझसे जरूर शेयर कर लो, मैं भी उसे चेक कर लूंगा, लेकिन मेरा आई हैव नो आइडिया। आपने कितनी 45 इयर्स के ऊपर पेशेंट्स को कॉन्ट्रासेप्शन के लिए कहा? सर मैंने नहीं कहा, लेकिन ऐसी जो बुक में लिखा है कंट्रासेप्शन के लिए वो कहते हैं ना, so I thought कि maybe we can do something about this. नहीं यार, मैं मेरे लिए नहीं बताई, क्योंकि जिसको आपने लेबल कर दिया कि तो मेनोपॉज हो गई है उसको भी कॉन्ट्रासेप्शन दोगे,
एक पेशेंट एक आती है, उसको पीरियड्स ऑफ हो गए हैं, आपने प्रेगनेंसी टेस्ट Sir, करके इसमें stop कर दिया। guideline में जिसका लिखा है कि they should be careful about because they can conceive still. So हम इनको देंगे ना कॉन्ट्रसेप्शन की ऑप्शन, नहीं देंगे सर। गाइडलाइन में तो ये लिखा है। इस केस में इस पेशेंट में नहीं, लेकिन बुक में मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये, मैंने तो अभी तक 50 साल में किसी को नहीं सर दी। ये वही उसमें पेरीमेनोपॉजल जो आप कह रहे हैं, ये वही लाइन लिखी हुई है कि उसमें हम देंगे क्योंकि उसमें चांसेस होते हैं, ना कि इसमें पीओआई वाली में नहीं। हाँ, जो पेरीमेनोपॉजल है उसकी भी एक एज ग्रुप है बेटा, और उसके भी ये लेवल्स हैं इसके हार्मोन्स के। लेकिन एनीबॉडी हु हैज हिट 75 प्लस FSH लेवल और AMH उसका इतना लो है, आई डोंट थिंक सो देयर इज रोल फॉर कॉन्ट्रसेप्शन इन दैट। उसमें अगर आप कॉन्ट्रसेप्शन उसको, उसकी ये वजह भी है कि अगर आप इससे लेस फोर्स कॉन्ट्रसेप्शन एट द एज ऑफ 50 आपने देना शुरू कर दी, OCPs आप लेस फोर्स देते हो, दो OCPs उसको कल थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो गया, बच्चा तो पता नहीं होता कि नहीं होता, एम्बोलिज्म हो जाता है, फिर DVT होगी। तो 50 के बाद तो वैसे ही कॉन्ट्रसेप्शन आपने जो भी देनी है, यू नीड टू वेरी वेरी केयरफुली व्हेन आफ्टर 40 अगर देनी है, फिर कौन सी देनी है। ईस्ट्रोजन तो देना थोड़ा सा इश्यू हो जाते हैं हमें इस स्टेज पे। चलो इसके बाद अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो आई थिंक वी विल कॉल इट अ डे। अस्सलाम वालेकुम जी सर, एक क्वेश्चन है सर। सर रिगार्डिंग बायलेटरल ट्यूबल लाइगेशन, सर पोस्ट बायलेटरल ट्यूबल लाइगेशन के जो है कोई मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी आ सकती है सर, हो सकता है उससे? ये एक मिथ है, ये एक मिथ है, लेकिन नॉर्मली कहीं मैंने पढ़ा नहीं है कि उसके बाद एसोसिएशन है। हाँ, अगर आपने साथ साथ ओवरी का भी कोई पोर्शन या उसकी सप्लाई को कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है, फिर मे भी कोई पॉसिबिलिटी हो, लेकिन नहीं। लेकिन इसमें मिथ इज नोन के जी वजन बढ़ जाता है, इसमें मिथ इज नोन के इरेगुलरिटी पीरियड्स की हो जाती है। मैंने ये पढ़ा नहीं, सुना जरूर है पेशेंट, पढ़ा नहीं। सर सपोज एक पेशेंट है 43 इयर्स ओल्ड है, प्रीवियस 3 सिजेरियन सेक्शन और लास्ट बॉर्न उसका 18 मंथ्स अगो है, ठीक है सर, रेगुलर साइकिल है उसकी जो है सर, साइकिल कभी एक आध दफा जो है ना आगे पीछे इस तरह, कभी 10 दिन पहले कभी 10 दिन बाद इस तरह आई है, बीच में भी रेगुलर, थ्रू आउट रेगुलर रही है। और अभी उसे जो है मतलब समझे 1.5 माह से जो है एमेनोरिया है और बीटा HCG नेगेटिव है, तो सर उसका क्या कॉज होगा? कॉज भी हार्मोनल हो सकता है उसका कॉज, उसकी कॉज ऐसा भी हो सकता है ड्यूरिंग सेक्शन, अगर वो लेस फॉर सेक्शन के बजाय अगर वो लैक्टेशन कर रही है उसमें इरेगुलरिटी ब्लीडिंग हो सकती है। नॉन लैक्टेटिंग मदर है, अगर नॉन लैक्टेटिंग मदर है तो जो भी और कॉजेज ऑफ आपकी ये एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है वो सारी आपने रूल आउट करनी। हो सकता है कि अगर इसका अभी रिसेंटली सेक्शन वगैरह हुआ है तो कोई प्लेसेंटल पॉलिप वगैरह अंदर आ गया जिसकी वजह से हो रही, तो सारी चीजें आपने रूल आउट करनी। तीसरा आजकल तीसरा सॉरी इसमें एक और चीज एक और चीज भी आ जाती है जिसमें नीश आ जाती है आजकल। नीश कैन आल्सो, स्कार नीश जो है इसकी सेक्शन के बाद, देयर कैन आल्सो कॉज इरेगुलर या डिस्मेनोरिया भी और इरेगुलर ब्लीडिंग भी कॉज कर सकता है। तो इन सब चीजों को भी सर ये पॉइंट रिपीट कीजिएगा, मैं समझी नहीं। लास्ट नीश होता है कि जब आपका सेक्शन हो रहा हो तो उसमें जो स्कार है वो थोड़ा सा अंदर से ग्रुप करके स्पेस बन जाती है थोड़ी वहां पे। हाँ, जैसे स्कार की वीकनेस भी होती है वहां पे, और ऐसों में वो ये स्कार डिजीज भी हो जाती है उन पेशेंट्स में, और उसमें अगर प्रेगनेंसी हो तो स्कार प्रेगनेंसी बन जाती है। तो नीश की भी एक नीश भी इज वन ऑफ द थिंग्स व्हिच कैन कॉज आपकी इरेगुलर ब्लीडिंग ऐसे पेशेंट में जो सेक्शंस के बाद। सर क्या मतलब ये इस तरह नहीं हो सकता कि ये पेशेंट इस तरह मेनोपॉज की टुवर्ड्स जा रही है तो उस वजह से भी इरेगुलरिटी हो रही है? देखो ना, वो तो एज पे डिपेंड करता है, और जनरली ऐसे पेशेंट जब आपके पास आते हैं तो वी पुट देम ऑन OCP फॉर 3 मंथ्स साइकिल रेगुलरिटी। अगर उसके बाद दे आर फाइन तो फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी अगर ये रेगुलरिटी रहे तो उसको फिर वैल्यूएशन करके देख सकते हैं। सर ये नीश जो आपने बताया, सॉरी बेटा, जिसमें हिस्टोस्कोपी का रोल
सर जो आपने नीश बताया उसका हम लोग जो है अल्ट्रासोनिक फाइंडिंग में डॉपलर पे वो ब्लड वेस्कुलरिटी उसमें हमें मिलेगी? नहीं बेटा, उसमें नीश जो होती है नॉर्मली अल्ट्रासाउंड पे तो थोड़ा सा उसका डायग्नोसिस मुश्किल होता है अनलेस कैंट्री बहुत बड़ी हो, उसका डायग्नोसिस फिर एमआरआई पे। ठीक है सर, क्योंकि एवीएम में तो हम लोग ब्लड फ्लो के थ्रू देख के उसका वो This हम is not डायग्नोस AVM. बढ़ा लेते हैं। नहीं, वैसे नेश AVM बेटा डिफरेंट चीज है। अच्छा सर इस ठीक है केस सर। में पेशेंट को पेन भी साथ होगा ये नीच में? सबको नहीं होता, अगर छोटा सा हो तो उसके सिर्फ जरूरी नहीं कि पेन नहीं हो। सर इस क्यू पे एक क्वेश्चन है। जी सर जो हमारे पास पेशेंट है कि प्रीमेच्योर ओवेरियन सफिशिएंसी वाली, अगर उसका FSH 25 है और जो उसका AMH है वो भी सर 0.5 से ज्यादा है, तो हम IVF देंगे? हाँ, उसका IVF का शी कैन बी गिवन अ ट्रायल ऑफ IVF लेकिन विद वेरी लो सक्सेस रेट। सर मतलब ऑप्शन देंगे हम उनको IVF का। और सर जो 25 पे हम कहते हैं कि हम रिपीट कराएंगे और 40 पे हम कहते हैं ना कि सर ये कंफर्म हो गया इसको प्रीमेच्योर ओवेरियन सफिशिएंसी है, लेकिन ये कि रिपीट तो फिर भी हम करवाएंगे 1 मंथ के बाद। क्या चीज? सॉरी बेटा। सर मैंने कहा कि एक जो फर्स्ट होता है जो 25 होता है उस पे हम कहते हैं कि सर मतलब रिपीट करवाएंगे। जो सर आपने क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी वैल्यू जिस पे हम कहते हैं कि मतलब रिपीट कराएंगे और कौन सी वैल्यू जिसमें हम कह देते हैं कि ये कंफर्म हो गया है कि इनको प्रीमेच्योर सफिशिएंसी है, तो सर वो 40 है ना? मुझे जहां तक अपनी याद है बेटा शायद 50 पे के बाद कंफर्म है, 25 पे हम अपना उसको रीचेक करते हैं और डिपेंडिंग अपॉन उसकी अगेन जो इम्पोर्टेंट है कि किस टाइम पे उसके साइकिल पे हुआ उस। ओके सर। और सर अगर 0.01 है 40 50 फिर हम उनको IVF का ऑप्शन नहीं देंगे? नहीं, दे आर नॉट द कैंडिडेट फॉर IVF। 40 वाला तो डेफिनेटली हमने जो नॉर्मली यहाँ करते हैं वो हम आई थिंक कट ऑफ हमारा बिटवीन 15 एंड 20। सर अस्सलाम वालेकुम। बड़ा स्ट्रांगली इनको काउंसिल करते हैं आप। आपको सर अस्सलाम वालेकुम, एक सवाल पूछना था कि प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर और इनसफिशिएंसी सेम है और डिफरेंस है ये दोनों में? बेटा सेम है, उसका नाम उन्होंने चेंज कर दिया, फेलियर का नाम करके इनसफिशिएंसी कर दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। चलो बेटा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Jazakallah. Thank you. इमरान अपना डॉक्टर शनाज ने आना है आज? जी सर। चलो इसी लिंक से चलेंगे? जी सर, सेम लिंक पे। चलो बस ठीक, ओके थैंक यू।